हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, मैं आपको बता देती हूं वीडियो का सीक्वेंस किस तरीके से रहेगा। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट में रहेगा। और जितने भी सेल ऑर्गेनिज और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सेकेंड वाले पार्ट में रहेगी। और रही बात सेल डिवीजन की, तो हम थर्ड पार्ट में, छोटे से पार्ट में उसे कंप्लीट कर देंगे। अब हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो 1665 में एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, जो कि कॉर्क को एग्जामिन कर रहे थे। और उन्होंने देखा, वो अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में ही स्टडी कर रहे थे। अब ये कॉर्क क्या चीज़ है भाई? कॉर्क असल में एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ट्रीज की बार्क में से निकाला जाता है। आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे कि बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टिश्यूज़ के बारे में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको कॉर्क और बार्क में डिफरेंस पता चल जाएगा। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बस आप इतना समझ लो कि कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, तो बार्क ऑफ ट्री से निकलता है। और जब वो एग्जामिन कर रहे थे अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने देखा कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर आ रहा था। तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो जो हनी कॉम होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो कुछ इस तरीके से ही होता है। तो उस इसको उन्होंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर नाम दिया। इसका जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर उन्होंने देखा ना, एक छोटा सा चैम्बर, उस चैम्बर को उन्होंने सेल का नाम दे दिया। सेल सेल एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, लेटिन वर्ड है, जिसके मीनिंग होता है लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। जैसे हमारा घर होता है, उस घर के छोटे छोटे कमरे होते हैं, वो छोटे छोटे कमरे मिलकर घर बना रहे हैं। और अगर इसी तरीके से एग्जाम्पल आप वॉल का ले लीजिए, इतनी बड़ी वॉल है, अगर मैं कहूँ इसका छोटा सा हिस्सा क्या है, तो एक एक ब्रिक लगाई आपने, दूसरी ब्रिक लगाई, फिर एक लेयर हो गई, फिर दूसरी लेयर हो गई, और ऐसे एक वॉल खड़ी हो गई। ठीक है, तो वो जो एक ब्रिक थी ना, वो सेल का काम करेगी। मैं आपको और आसान तरीके से समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब आपको बोलोगे ये कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो अज्यूम कर लीजिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और मैं आपसे कहूँ कि ये किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे कि इसका जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो एक ये बीड है, और ये बीड मिल मिलकर उसने एक ये माला तैयार कर दी। ऐसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसका सिंपलेस्ट यूनिट एक सेल होता है, और वो सेल आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। आगे एक नेक्स्ट चैप्टर है आपका टिश्यू, वहाँ पे आप इसकी डिग्री पढ़ेंगे कि सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, फिर डिफरेंट ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से एक मल्टी सेलुलर बॉडी तैयार हो जाती है। जैसे हम ह्यूमंस, हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हमारी एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी है। इसीलिए अगर हम पूछें कि सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप सेल बोलोगे। सेल इज द सिंपलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना एटम के बारे में, कि सिंपलेस्ट यूनिट है एटम, उससे ज़्यादा आप फर्दर उसे डिवाइड नहीं करते। ऑल्दो जब आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में भी पढ़ लोगे, बट अभी इस लेवल पे आपको एटम को ही सिंपलेस्ट यूनिट बताया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिंपलेस्ट यूनिट सेल माना जाता है। एक और स्टेटमेंट आपको मिलेगी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है, तो देखिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये सेल को पूरी तरीके से डिफाइन कर देती है। जब आप अपने एग्जामिनर को बताओगे या टीचर को बताओगे तो आधे मार्क्स तो आपकी इस लाइन पे ही दे देगा, सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर जब आप उसे एलेबोरेट करोगे तो आपका एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाएगा। देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि एक छोटा सा सेल, मान लीजिए एक छोटा सा सेल है, आगे हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म और इसकी मेम्ब्रेन होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है। ये एक छोटा सा सेल अपने आप में कंप्लीट है, यानी एक सिंगल सेल से भी लाइफ पॉसिबल है।
ठीक है। आपको बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको नेचर में मिलेंगे, जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, सिंगल सेलुलर सेल हैं, और वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, और वो अपने लाइफ के सारे प्रोसेसेस, अब आप जो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं वो कौन सा है, जैसे आपका ग्रोथ, ये एक सिंगल सेल ग्रोथ भी करेगा। इसी तरीके से डाइजेशन भी होगा इसके अंदर, ये अपने अंदर खाना लेगा, वैक्यूल बनाएगा और यहाँ से निकाल देगा, डाइजेशन भी हो जाएगा इसके अंदर। इसी तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी ये करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिप्रोडक्शन भी करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट भाई जो खाया है उसको वेस्ट प्रोडक्ट को भी तो एक्सक्रीट करना है, तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी ये करता है। तो ये सारे प्रोसेस करता है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है 5.1। देखिए, मैं आपको एक बात रिमाइंड करा दूं कि मैं प्योर एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, साथ साथ आपको बीच बीच में रिफ्रेशर और जो साइड बुक आप यूज़ करते हैं उसमें से भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती रहूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे सारे लेक्चर्स कंप्लीट कीजिएगा, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, और 11 तक जब आप पहुँचेंगे आपके कंसेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बैक टू द पॉइंट, एक्टिविटी 5.1 गिवन है, जिसमें अनियन पील एक्सपेरिमेंट गिवन है और आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में गिवन है। तो मैं पहले आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बता देती हूँ, जिसमें आपकी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। देखिए, कंपाउंड के जो लिटरल मीनिंग होते हैं वो ये होते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बना देते हैं। सिमिलरली जब हम यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं तो हम किसी ना किसी चीज़ के तो रिस्पेक्ट में बोल रहे होंगे ना, तो वो रिस्पेक्ट और कुछ नहीं बल्कि लेंस है। तो इस माइक्रोस्कोप में हम 2 लेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं। एक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस होता है। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मीनिंग समझ में आया। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल वही है कि ये मैग्नीफिकेशन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है इन कंपैरिजन टू सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए, द सैम्पल फर्स्ट व्यू एज अ प्राइमरी इमेज इन द ट्यूब एंड व्यूड अगेन इन द आईपीस। ठीक है, मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाती हूँ फिजिक्स की भाषा में, कि आपके पास एक लेंस था, पहला वाला लेंस। ठीक है, उस पर जब लाइट पड़ी तो उसने आपकी इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाया। अब ये जो इमेज बनी ना, ये दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक है ना, तो अब ये जो मैग्नीफाइड इमेज थी वो सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम की, और फिर उस सेकंड वाले लेंस ने उसको अगेन मैग्नीफाई कर दिया। तो आपने इमेज को 2 टाइम मैग्नीफाई किया ना। ठीक है, तो प्रिंसिपल बहुत आसान है कि भाई पहली वाली इमेज जो होगी वो सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और सेकंड वाला लेंस अगेन उसे मैग्नीफाई कर देगा। सिंपल सा प्रिंसिपल है, और आप डिटेल में इसमें फिजिक्स में पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे सीनियर क्लासेस में। बैक टू द पॉइंट, इसके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका आई पीस। तो जो आई पीस होता है, ये यहाँ से आप अपने स्पेसिमेन को देखते हैं। ठीक है ना भाई, जो आपने यहाँ स्लाइड लगाई है ना, इसको आप देखिए डायग्राम को। तो जो यहाँ पर आप स्टेज पर स्लाइड लगाते हो और ये आई पीस होता है, इसको हम बोलते हैं आई पीस। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप अपने स्पेसिमेन को देखते हैं। ये इसकी जो पावर होती है वो इंटू 10 होती है। मैक्सिमम टाइम ये फिक्स रहती है, कुछ जगहों पे ये वेरी भी कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इंटू 10 ही रखते हैं इसको। और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ये जो माइक्रोस्कोप बना हुआ है ये कैसा है। आपकी एनसीईआरटी में जो बना हुआ है वो बायनॉक्यूलर है। ये बायनॉक्यूलर एंड मोनोनॉक्यूलर के होते हैं। तो देखिए, बायनॉक्यूलर उसको बोलते हैं जब आपके आईपीस 2 हो, और मोनो मतलब एक होता है, मोनोक्यूलर मतलब जिसमें एक आईपीस हो। सिंपल। उसके बाद आपका हेड आता है। ये जो आपका जहाँ पर आपके ये आईपीस होते हैं ना, इसको हम हेड बोलते हैं, और ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम आर्म बोलते हैं, और इसके नीचे वाले हिस्से को बेस बोलते हैं। आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, इसे हम लाइट सोर्स बोलते हैं। यानी ये जो बेस होता है, यहाँ पर आपका इल्यूमिनेशन का सिस्टम लगा रहता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लाइट को वेरी करा सकते हो, इंक्रीज़ करा सकते हो और डिक्रीज़, आपको अगर किस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये कोर्स एडजस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स एडजस्टमेंट ही ये पॉइंट होता है जहाँ पे आप अपने स्पेसिमेन को फोकस कर, इसमें आप अपने स्पेसिमेन को फोकस करके देखते हैं। देखिए, जब आप स्पेसिमेन लगा देंगे स्लाइड में, स्लाइड को फिक्स कर देंगे, तो आप
ये जो आपको नज़र आ रहा है कोर्स एडजस्टमेंट वाला कोर्स एडजस्टमेंट में ये जो आपको नज़र आ रहा है डायग्राम, इसे हम कोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं। इस कोर्स एडजस्टमेंट को आप इस तरीके से रोटेट करते हो और एक फ़िक्स पॉइंट पे लाते हो, ठीक है ना। उस फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं। हम बोलते हैं कि भाई फोकस करो स्लाइड को, तो आपको पहले फोकस कर लेनी है, जो कि आप कोर्स एडजस्टमेंट से करोगे। असल में ये कोर्स एडजस्टमेंट जो होता है आपके स्टेज को अप एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, ठीक है। और ये जो फाइन एडजस्टमेंट होता है, जब आप फोकस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पूरी तरीके से इमेज क्लियर नज़र आएगी। लेकिन आपको देखना है कि मुझे और डिटेलिंग चाहिए या मुझे स्पेसिमेन को और डिटेल में पढ़ना है, तो आप उसके लिए फाइन एडजस्टमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कि ये कोर्स फोकस था, ये फाइन फोकस था, जहाँ से आप कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक होता है आपका स्टेज एडजस्टमेंट। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसको हम स्टेज एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये यहाँ पर दो रोटेटर होते हैं। एक जो होता है वो स्टेज को लेफ़्ट एंड राइट लेकर जाता है और एक स्टेज को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लेकर आता है, ठीक है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इससे अक्सर एग्जामिनर सवाल पूछता है। जो स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप होते हैं ना, उसमें ये 3, 4 या 5 लगे होते हैं। जैसे आप देखें मेरी इस इमेज में 3 हैं और मैं आपको जो प्रैक्टिकली दिखाऊंगी अपनी लैब वाला, उसमें 4 होते हैं, ठीक है। तो 3, 4, 5 ये वेरी कर सकते हैं और इनकी पावर जो होती है वो ×4 से आपकी ×100 तक वेरी करती है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ये क्या चीज़ होती है? देखिए, ये जो आपका आई पीस था, इसकी पावर कितनी थी? ×10 रहती है, मैक्सिमम टाइम फिक्स रहती है। और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इनमें इनकी पावर लिखी रहती है। मान लीजिए आपको ×4 वाला चाहिए था, ठीक है ना, तो आपने उसको फिक्स कर दिया। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? जो आपका आई पीस वाला लेंस है इंटू ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर। आई पीस लेंस की पावर और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप निकल कर आ जाती है। एग्जामिनर आपसे घुमा सकता है, आपको पूछ सकता है कि भैया इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है कि बस आपको आई पीस जो मैक्सिमम टाइम 10 रहती है, एक बार और चेक कर लेना अपनी लैब में, ×10 से आपको इस ऑब्जेक्टिव लेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। उसके बाद स्टेज होता है, ये आपको जो नज़र आ रहा है मैं और प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। ये स्टेज होता है और इस पर स्टेज पर कुछ स्टेज क्लिपर्स लगी रहती हैं, जिससे कि आप अपनी स्लाइड को फिक्स कर सकते हो आराम से। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ये बहुत बेसिक्स था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इन्फॉर्मेशन थी जो हर स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए 9th के लेवल पर, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है भाई? अभी हम आगे अनियन पील एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, वायरस, जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी करते हैं। साथ ही साथ फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ में भी काम आता है, मेटलर्जी में भी काम आता है। मेटलर्जी समझते हैं? मेटलर्जी आप केमिस्ट्री में 11th में पढ़ेंगे, जब ओर्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स, उनसे जब आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी पूरी केमिस्ट्री को नाम दे दिया है मेटलर्जी। अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंट फील्ड्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेडिकल फील्ड में, जैसे मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, तो हमारे यहाँ तो रोज़ाना काम होता है। हम रोज़ाना ब्लड टेस्ट, हेमाटोलॉजी लैब हमारी चल रही है, तो वहाँ पर बहुत यूज़ रहता है। मेडिकल फील्ड में भी होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत यूज़ होता है इसका। वहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स के बारे में लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं, तो ये उसकी कुछ एप्लीकेशन हो गई। तो ये बेसिक था, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखता कैसा है। अब हम प्रैक्टिकली एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देख लेते हैं, और ये हमारा बाइनोक्यूलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। बाइनोक्यूलर इसलिए बोला क्योंकि इसमें 2 आई पीस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिनोक्यूलर भी होते हैं। ये हेड है, ये आर्म है, और इसे हम बेस बोलते हैं। ये आपको लेंस नज़र आ रहे हैं और इसको हम बेस ऑफ लेंस बोलते हैं। इन लेंस की पावर्स फिक्स होती हैं और हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्हें वेरी करा सकते हैं। ये जो आपको आई पीस नज़र आ रहा है ना, इसकी पावर फिक्स रहती है मैक्सिमम टाइम और ×10 होती है। इसकी पावर और लेंस की पावर के प्रोडक्ट से आप मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप निकाल सकते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, स्पेक्स उतार के ही एग्जामिन करिएगा माइक्रोस्कोप में। बहरहाल ये आपको स्टेज नज़र आ रहा है और इस पर ये जो आपको क्लिप नज़र आ रही है, इसको हम स्टेज क्लिप बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रोस्कोप, वो है ये आपका कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट असल में ये आपके स्टेज को अप एंड डाउन करता है, और ये है आपका स्टेज एडजस्टमेंट, जो कि आपके स्टेज को फॉरवर्ड और डाउनवर्ड करता है
और ये आपके लेफ़्ट एंड राइट भी करता है। ये आपका फाइन एडजस्टमेंट के लिए है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बेसिक्स। ये माइक्रोस्कोप के बिल्कुल बेसिक्स हैं जो हर तो अब हम देख लेते हैं अनियन पील एक्सपेरिमेंट। हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप कम्प्लीटली देख लिया है। अब हम इस स्टेज पर आ चुके हैं कि हम अनियन पील एक्सपेरिमेंट को आराम से समझ सकते हैं। ये आपके लैब में आपका टीचर्स कराएंगे, तो मैं आपको बस थ्योरेटिकली बता रही हूँ, और ताकि आपको हेल्प रहे कि आपके माइंड में कंसेप्ट आपका क्लियर रहे कि किस तरीके से आपको ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आपको एक अनियन लेनी है और उसमें से आपको फोर्सेप की हेल्प से उसकी स्किन को पील ऑफ कर लेना है। तो देखिए, ये जो आपकी इनर सरफेस होगी ना अनियन पील की, तो उसको कॉनकेव बोलते हैं, इनर साइड वाले को। उस साइड से आपको वो निकाल लेनी है, इनर साइड से। इसको हमने अनियन पील कहा है। अनियन पील और कुछ नहीं बल्कि थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, बहुत थिन होती है, बहुत पतली। अगर आप हल्का सा फोर्स भी लगाओगे फ़ौरन टूट जाएगी। तो आपको बहुत कॉशियस रहना है और उसको निकालते ही इमिडिएटली पानी में डाल देना है ताकि वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि भाई आपको जल्दी से जाके लैब में एक ग्लास स्लाइड ले लेनी है, ठीक है। वो आपको लैब इंचार्ज दे देंगे और उसमें आपको एक ड्रॉप पानी डाल देना है, ठीक है। और उस पानी डालने के बाद उस पर आपने जो अनियन पील निकाली थी उसको उसके ऊपर डाल देना है। ये कलर आपको सिम्बलाइज भी कर रहा है कि येलो येलो जो है ये अनियन पील आपने डाल दिया और नीचे उसके पानी है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें एक सैफरानिन सोल्यूशन डाल लेना है। अब ये सैफरानिन सोल्यूशन की एक ही ड्रॉप डालनी है, जो आपके लैब में रखा होगा वो लेकर आपको डाल देना है। ये है क्या असल में? तो देखिए, सैफरान सोल्यूशन एक केमिकल है जो कि स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप जो भी स्पेसिमेन लेते हो ना स्लाइड पे, उसको स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग में बैक्टीरिया की ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग भी होती है, जो आप डिटेल में 11th क्लास में हायर क्लास में पढ़ लोगे, ठीक है। बस इतना याद रखना कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले क्या है, तो आप बता दो कि भाई स्पेसिमेन को स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियाई होते हैं इस कलर को पकड़ लेते हैं, वो कैच कर लेते हैं, ताकि जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो हमें इजीली वो स्ट्रक्चर नज़र आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको इसके ऊपर कवर स्लिप क्या होती है कि स्क्वायर शेप की एक ग्लास की स्लिप होती है, उसको आपको इसके ऊपर लगा देना है अपने स्लाइड पर। याद रखिएगा, मेक श्योर कि इसमें एयर बबल ना आए। अगर इसमें एयर बबल आ गए तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इमेज क्लियर नहीं दिखेगी, ठीक है। उसके बाद आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखना है। तो मैंने आपको इसीलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहले ही पढ़ा दिया था कि आपको समझ में आ जाए कि माइक्रोस्कोप में कि कैसे यूज़ करना है, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है और किसका क्या काम है, ठीक है। वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो आपको अनियल पील ना कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। अगर आपको स्लो लग रहा हो तो *2 पर स्पीड कर लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको अनियन पील नज़र आएगी, रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है ना। तो ये जो अनियन पील, इसी तरीके से आप डिफरेंट अनियंस के पील्स को निकाल के 4-5 बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिएगा। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे तो उससे कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल नतीजा क्या निकला आप, ठीक है। तो इस एक्टिविटी जो आपने की है, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया, इससे आपको ये पता चला कि चाहे अनियन बल्ब छोटा हो या फिर बड़ा हो, डिफरेंट साइड के बल्ब में सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ऐसा ही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, चाहे छोटा बल्ब हो चाहे बड़ा बल्ब हो, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बात समझ में आती है कि जो अनियन पील है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर की वो सेम नज़र आ रही है, यानी आपके साइज ऑफ अनियन पर डिपेंड ही नहीं कर रही, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ अनियन, छोटा लो बड़ा लो, भाई सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में दिखा रहे हैं। तो ये फाइनल कंक्लूजन निकल कर आया, यानी ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ये सिंपलेस्ट हैं और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अनियन है, और इन्हीं को ही हम सेल बोल रहे हैं। यानी सेल जो है, सेल के जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो आपके अनियन के जो बिल्डिंग ब्लॉक है उन्हें आपने सेल कहा। और सिर्फ अनियन ही नहीं बल्कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वो आपके सेल से ही मिलकर बने हैं। तो इतना सब कुछ जो हमने इतनी देर में पढ़ा, उससे बस हमने ये सीखा कि भाई सेल इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं रिगार्डिंग सेल्स। देखिए, अगर आपने अभी तक लेक्चर में कुछ लर्न किया हो ना किया हो, ये ज़रूर याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, ये अक्सर पूछ लिया जाता है और आपकी एनसीईआरटी में मोड 2 के नाम से है।
ठीक है ना। तो उसमें लिखा है कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665। जनरली साइंस में हम डेट याद नहीं रखते, बट ये डेट आप याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि सवाल पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से अब ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई वो उन्होंने क्या एग्जामिन किया था, ठीक है। तो कॉर्क को उन्होंने एक्सपेरिमेंट कॉर्क पर किया था, और कॉर्क एक डेड सेल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि डेड सेल होते हैं। अक्सर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ लेगा कि बताइए लिविंग सेल किसने डिस्कवर किए थे, तो हमारे दिमाग में रॉबर्ट हुक रहता है, हम रॉबर्ट हुक बोल देते हैं, जबकि ये गलत है। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को फर्स्ट डिस्कवर किया था। अगर सवाल पूछे फर्स्ट डिस्कवर सेल तो रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर सवाल पूछे हु डिस्कवर लिविंग सेल फर्स्ट, तो फिर अब आंसर लियोनहॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरे साइंटिस्ट थे एंटोनी एंड लियोनहॉक, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ हो, तो उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किए थे लिविंग सेल्स को। और कहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो? पॉन्ड ऑफ वाटर में। और उनके पास क्योंकि माइक्रोस्कोप काफ़ी इम्प्रूव था, इसीलिए उन्होंने वो लिविंग सेल्स को कामयाब हो पाए लिविंग सेल को डिस्कवर करने में। तो ये एंटोन वन लियोनहॉक के बारे में था। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू रिमेंबर कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसके अलावा जो परकिंजी थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म जैसा टर्म कॉइन किया था। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? मान लीजिए आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, और इसका जो फ्लूइड वाला पार्ट है ना, इस फ्लूइड वाले सब्सटेंस को उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। उसके बाद आती है सेल थ्योरी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। स्क्लेडन और शिवान ने दी थी। और ये थ्योरी क्या कहती है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जितने भी पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सब सेल से बने हैं, ये बात तो हम जानते ही हैं। और अभी इतनी देर में हमने ये बात सीखी भी कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। इस थ्योरी ने ये तो बता दिया कि भाई सब सेल से मिलकर बने हैं और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन वो ये एक्सप्लेन ना कर सके कि नए सेल कैसे बनेंगे। और इस लिमिटेशन को ओवरकम किया रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो एक ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि सेल जो होते हैं, सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फ्रॉम प्रे एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं और प्रे एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इसको उन्होंने ओमना सेलुला ई सेलुला नाम दिया। ये ओमना सेलुला ई सेलुला है। ये सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई जो आपके सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, और कहाँ से डिवाइड होते हैं? जो आपके पहले वाले सेल थे, पहले वजूद में जो सेल थे, प्रे एग्जिस्टिंग सेल जो थे, उन सेल से डिवाइड करके ही न्यू सेल बनते हैं। और जो स्क्लेडन शिवान ने जो सेल थ्योरी दी थी ना, उसको मॉडिफाई किया और उसको एक फाइनल शेप दिया। और फाइनली उन्होंने कहा कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये तो ये थ्योरी भी बता रही थी, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने और कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्रे एग्जिस्टिंग सेल, यानी जितने भी सेल्स हैं वो अराइज होते हैं प्रे एग्जिस्टिंग सेल से। तो फाइनल शेप उन्होंने दिया सेल थ्योरी का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपकी, मैंने एनसीईआरटी भी कवर किया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल बताने की भी मैंने कोशिश की है आपके लेवल तक। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे एफर्ट पसंद आए हो और वीडियो लास्ट तक देखी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।